हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ख़त्म किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है, एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं है, जो आपके सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर शिक्षा नीति से क्वेश्चन आते हैं तो उससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने उसमें कवर कर ली हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी देखी है, एकदम डीप में जाके, यानी बेसिक से हमने डीप में जाके चीज़ें देख ली हैं। आज हम लाए हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, या सुपर टेट हो, सीटेट हो, कहीं भी है, रीट है, आपका सीधा सीधा ये लिखा हुआ और ये पूछा जाएगा। तो आज हम देखेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे डिटेल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं धाराओं के साथ। हो सकता है 1 2 3 वीडियो जो भी जाएगा, लेकिन आपको अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी नए लोग हैं, जो भी नहीं जानते हैं चैनल के बारे में, प्लीज़ उनको भी शेयर करिए, वो लोग भी इससे जुड़ें। तो हम देखते हैं आगे। ये थोड़ा बीच में लिखना चाहिए था, किनारे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि सीधे RTE 2009 कह देते हैं। इसको हम यहाँ लिख देते हैं RTE 2009, भी हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं RTE 2009। तो आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और कहीं पूछ ले तो अलग बात है उसकी। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब इसके बारे में हम पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं पहले। तो एक एक चीज़ों को देखेंगे और प्लीज़ नोट करते रहिएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी, और एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ से पढ़ने के अलावा आपको ना कोई बुक और ना कहीं से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी आपका NEP खत्म हुआ है, उसके भी क्वेश्चन कराएंगे इसको खत्म करने के बाद। ओके, दोनों के क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है जो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसे सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा मंजूरी मिली, इसको आप जानते होंगे। तो 20 जुलाई, अगर हम बात करें तो RTE को मंजूरी 20 जुलाई 2009 को, जो RTE हमारा यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये राइट टू एजुकेशन को मंजूरी किसके द्वारा मिली? राज्यसभा द्वारा मिली। सारी चीज़ें नोट करिएगा, राज्यसभा द्वारा मंजूरी मिली। फिर उसके बाद हम अगली डेट पे आते हैं। सारी डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, 20 जुलाई 2009 को RTE को जो है राज्यसभा द्वारा मंजूरी दी गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं RTE बिल, यहाँ लिख सकते हैं बिल, RTE बिल को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दी गई। फिर अगली डेट हमारी क्या आती है, 4 अगस्त 2009। ओके, अगली डेट हमारी आती है 4 अगस्त 2009 को RTE बिल जो है इसे किसके द्वारा मंजूरी दी गई? लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी, लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई। एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो चीज़ें छूटेंगी। तो फिर क्योंकि आपको यहाँ जितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, लगभग पूरा कवर किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। तो हमने क्या देखा, 20 जुलाई 2009 को RTE बिल को मंजूरी राज्यसभा द्वारा मिली, और 4 अगस्त 2009 को इस बिल को मंजूरी किसके द्वारा मिली? लोकसभा द्वारा मिली। फिर अगली डेट हमारी वो भी इंपॉर्टेंट डेट आती है 26 अगस्त 2009। ओके, 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति, हम कह सकते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा अंतिम मंजूरी मिली। ओके, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके द्वारा जो है क्या दी गई? अंतिम मंजूरी दी गई। किसको? RTE बिल को क्या दी गई? अंतिम मंजूरी दी गई। तो ये सारी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अंतिम मंजूरी RTE बिल को दी गई आपको। ओके, जब अंतिम मंजूरी मिल गई उसके बाद क्या है, इसे लागू कर दिया गया। तो हमने देखा 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उनके द्वारा RTE बिल को अंतिम मंजूरी दे दी गई 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद हमारी डेट आती है इंपॉर्टेंट डेट 1 अप्रैल 2010। ओके, 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया। ओके, RTE एक्ट जो है यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी RTE एक्ट, यहाँ पे RTE हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं, RTE एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ओके, संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में लागू, किसको छोड़कर? केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू।
केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ओके, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। तो ये अब डेट एक बार और कंफर्म करिए। चलिए हम देखते हैं, एक बार और डेट को देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 जुलाई 2009 को RTE बिल को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दी गई। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिएगा, एक एक नोट्स बनाते रहिए, बार बार कह रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि आप नोट्स बनाते रहें। चलिए 20 जुलाई 2009 को RTE बिल को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी दी गई। फिर आगे की डेट है हमारी 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बिल था इसको लोकसभा के द्वारा मंजूरी दी गई। और फिर बात करते हैं 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा RTE बिल, ये जो बिल था इसको अंतिम मंजूरी दे दी गई। और 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ, RTE एक्ट यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो एक एक चीज़ें देखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, अगर बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो है, आगे हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। शिक्षा के अधिकार को अपनाने वाला पहला देश, अपनाने वाला पहला देश, पहले देश की बात करें तो पहला देश क्या था, नॉर्वे था। ये चीज़ें नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका पूछा जा सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत था 135वां देश, भारत था 135वां देश। क्या RTE ये शिक्षा का अधिकार अपनाने वाला पहला देश था आपका नॉर्वे, और भारत था 135वां देश। तो ये चीज़ें आपने देख ली होंगी। अब हम इसके आगे चीज़ों को जानते हैं, और जो चीज़ें आएंगी नहीं शायद इसमें, तो हम अगले पेज में उसे देखते हैं। तो हमने ये देख ली। देखिए 20 जुलाई को क्या हुआ, एक बार रिवीजन करते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी दी गई। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के द्वारा मंजूरी दी गई। 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई। और 1 अप्रैल 2010 को RTE बिल संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला या अपनाने वाला पहला देश था नॉर्वे। और अगर भारत की बात करें तो भारत था 135वां देश। अब हम इसके आगे की चीज़ों को जानते हैं, तो इसको पहले हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए हमने कल आपको जब हम NEP पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने लिखा सही था, पहली बार में आपको एक चीज़ सही पढ़ाई थी। उसके बाद जब रिवीजन हम करा रहे थे तो उसने हमने 25:1 यानी कि 25 बच्चों पे एक टीचर की जगह 50 बच्चों पे एक टीचर बोल दिया था। तो उसको देख लीजिएगा, जबकि उससे पहले हमने उसको सही बताया था, सही लिखा भी था, बाय मिस्टेक कहीं 50 में आ गया था। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो एक RTE गान, ये कब RTE गान कब दिया गया, इसकी डेट भी नोट कर लीजिए। तो इस गान को दिया गया है 4 जुलाई 2013 को। ओके, 4 जुलाई 2013 को एक RTE गान, आप गान देख रहे होंगे, लिखा है टन 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 स्कूल की घंटी बजी। क्या, टन 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 स्कूल की घंटी, सॉरी, टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। ये क्या है, RTE गान है, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्या है, ये गान है। और ये लिखा किसने है, अगर इसकी बात करें तो इसको लिखा है जावेद अख्तर ने। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, लिखा है इसको जावेद अख्तर ने। अगर बात करें गायक किसने है, गायक कौन है, तो सोनू निगम है। गायक कौन है, सोनू निगम, सोनू निगम। तो एक बार हम इसको और देखते हैं। RTE गान जो है 4 जुलाई 2013 को RTE गान दिया गया, RTE गान प्रस्तुत किया गया। कौन सा था, टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। ये चीज़ हो गई। और लिखा इसे जावेद अख्तर ने, गाया है सोनू निगम ने। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अब हम बात करते हैं कि RTE एक्ट की संरचना क्या है, यानी कि आगे हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम बात करते हैं RTE एक्ट में आपके कुल अध्याय कितनी हैं, कुल अध्याय आपके हैं 7। कुल धाराएं कितनी हैं, जो चीज़ें हम आगे देखेंगे, कुल धाराएं आपकी हैं 38। अगर बात करें कि इसमें अनुसूची कितनी है बताई गई है, अनुसूची है आपकी 1। तो ये हो गई आपकी RTE की संरचना। RTE की संरचना में हम कुल अध्यायों को पढ़ेंगे, 7 अध्याय। इन 7 अध्यायों में कुल 38 धाराएं आ जाती हैं। इन 7 अध्यायों में ये 38 धाराएं आ जाएंगी और अनुसूची है 1। ओके, तो ये संख्या याद करिएगा। अगर बात करें कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय है 4, जिसमें
12 से 28 तक की धाराएं हैं। अगर हम ये पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, सबसे बड़ा अध्याय, तो सबसे बड़ा अध्याय है आपका 4। यहाँ 4 अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं, धारा 12 से 28 तक की धाराएं हैं, इसीलिए अध्याय 4 को सबसे बड़ा अध्याय माना गया है। तो ये आपकी क्या होगी, आरटी की संरचना हुई। आगे अभी हम 7 अध्यायों के नाम जानेंगे और ये जानेंगे कौन से अध्याय में कितनी धाराएं आती हैं, और अनुसूची 1 इसको जानेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, 4 है, जिसमें धारा क्या 12 से 28 धाराएं आती हैं। 12 धाराओं से 28 धाराएं आती हैं इसमें। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए हम अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ओके, कुल धाराओं के नाम देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि अध्याय के नाम देखते हैं और देखते हैं इसमें कितनी कितनी धाराएं आती हैं। फिर हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसमें धाराओं को भी मेंशन करेंगे कि अगर कहीं आपका पूछ लिया जाए, कोई लाइन दे दी जाए कि किस धारा से संबंधित है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो या आपका ये क्वेश्चन ना गलत हो। तो इसलिए हम एक एक चीज़ को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। तो देखिएगा, हम धारा वाइज आपको पढ़ाएंगे। धारा 1 में क्या चीज़ बताई गई है, धारा 1 से 38 तक की धाराओं को हम बताएंगे आपको। ओके, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। वैसे बताने का क्या कि लाइन टू लाइन लिख के हम बता भी सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं कि अगर कहीं आपका धारा पूछ लिया कि ये जो चीज़ लिखी है कौन से धारा में बताई गई है, तो गलत हो जाएगा चीज़ें। तो चलिए पहले हम देखते हैं कुल अध्यायों को देखते हैं, अध्यायों में कितनी धाराएं आती हैं, फिर अनुसूचियों को देखते हैं, फिर बाकी हम कल के वीडियो में पूरी डिटेल में 38 धाराएँ पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम अध्यायों की बात करते हैं। तो हमने बात की है कि जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें आपको अध्याय कितने बताए गए हैं, 7 अध्याय बताए गए हैं। इन सभी अध्यायों को हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम इन अध्यायों के नामों को जानते हैं और फिर ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं आपको बताई गई हैं। तो पहला अध्याय क्या आपका आता है, अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है, प्रस्तावना आपको बताई गई है। तो इसमें धाराएं कौन कौन सी हैं, ये धारा 1 और 2। ओके, धारा 1 और 2, इसमें धारा 1 और 2 का वर्णन है। फिर आगे बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अध्याय 2 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसमें धारा आपकी 3 और 5 बताई गई, 3 से 5 बताई गई है। धारा 3 से 5, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और एक एक पॉइंट नोट करना है, क्योंकि इसमें ये भी ऐसा भी पूछ सकता है कि अध्याय 2 में क्या चीज़ें बताई गई हैं, अध्याय 3 में क्या चीज़ें बताई गई हैं, ऐसी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमने अध्याय 2 देखा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसमें कौन कौन सी धाराओं का वर्णन है इस अध्याय में, धारा 3, 4, 5, यानी 3 से 5 तक का वर्णन है। तो यहाँ 3 से 5 लिख देते हैं सीधे हम, 3 से 5 तक, धारा 3 से 5 तक पूरा लिख देते हैं तक का वर्णन है। फिर आगे देखते हैं अध्याय 3 हमारा आता है। तो अध्याय 3 हमारा क्या है, समुचित सरकार, अभिभावक एवं स्थानीय अधिकार। तो धारा 3 में अध्याय 3 में क्या है, समुचित सरकार, अभिभावक एवं क्या स्थानीय सरकार। इसमें 6 से 11 तक की धाराओं का वर्णन है। कितनी धाराएं, 6 से 11 तक, धारा 6 से 11 तक वर्णन है इसमें, धारा 6 से 11 तक सारी आएंगी। फिर आगे आता है अध्याय नंबर 4, जो हमने अभी बात की है कि सबसे बड़ा अध्याय है। हमने अभी बात की कि सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय नंबर 4। तो इसमें क्या बात की गई है, विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य। इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक बात की गई है, धारा 12 से 28 तक। तो सबसे बड़ी इसमें कितनी धाराएं आती हैं, 12 से 28 तक का जोड़ लीजिए कितनी धाराएं आ जाएंगी अध्याय 4 में। फिर बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण। ओके, धारा अध्याय 5 में क्या कहा गया है, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण। तो इसमें धारा आपकी कौन सी है, 29 और 30 धारा। इसमें धारा आपकी 29 और 30 की बात की गई है, 30 के बारे में का वर्णन किया गया है। फिर आगे बात करते हैं अध्याय 6। इसमें क्या है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 में बात की गई है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। इसमें बात की गई है आपकी धारा 31 से 34। ओके, धारा 31 से 34 तक की धाराओं का वर्णन है अध्याय नंबर 6 में। फिर बात करते हैं आखिरी अध्याय आपका अध्याय नंबर 7। इसमें क्या है, प्रकीर्ण या सारांश, सारी चीज़ें जितनी हैं उनका सारांश आएगा। इसमें धारा 35 से 38 तक का वर्णन है, धारा 35 से 38 तक इतनी धाराओं का वर्णन होगा। चलिए हम एक बार इन धाराओं के एक बार और नाम देखते हैं और इन धाराओं में देखते हैं कौन कौन सी धाराएं आती हैं। उसके बाद की हम बात करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। चलिए सीधे सीधे हम देखते हैं क्या है। हमने देखा, सबसे पहले हमने बताया आपको कि कुल अध्याय आरटी एक्ट 2009 की संरचना हमने बताई कि कुल अध्याय आपके 7 होते हैं। कुल धाराएं इसमें 38 आएंगी
और अनुसूची 1 आएगी और सबसे बड़ा अध्याय 4 होगा। ये हमने आपको बताया था। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। 7 अध्याय हैं, 7 अध्यायों का नाम लिखा है और उसमें ये भी वर्णन किया गया है कि किसमें कौन सी धाराएं आएंगी। तो पहला अध्याय क्या था? प्रस्तावना था। इसमें हमारी धाराएं कौन कौन सी आएंगी? धारा 1 और 2। फिर अध्याय नंबर 2 की बात करते हैं तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है अध्याय नंबर 2 में। इसमें धारा आपकी 3 से 5 तक आती है। फिर बात करते हैं अध्याय नंबर 3 में समुचित सरकार, अभिभावक एवं स्थानीय अधिकार की बात की गई है। इसमें आपकी धारा 6 से 11 तक वर्णन है, देख सकते हैं आप, धारा 6 से 11 तक का वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं अध्याय नंबर 4। तो अध्याय 4 में क्या बात की गई है? विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य, विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य की बात की गई है। हम इधर आ जाते हैं। तो विद्यालय में अध्यापकों के कर्तव्य की बात की गई। यहाँ पर धारा 12 से 18 तक वर्णन है और सबसे बड़ा अध्याय है, यहाँ पे लिख देते हैं अध्याय नंबर 4 सबसे बड़ा अध्याय। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर बात करते हैं अध्याय नंबर 5 की। इसमें क्या बात की गई है? प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम का निर्माण। इसमें धारा 29 और 30 की का वर्णन है। फिर अध्याय नंबर 6 की बात करते हैं बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 से 34 तक आपका वर्णन है इसमें, 31, 32, 33, 34। फिर आगे आखिरी अध्याय क्या है? 7। इसमें प्रकीर्ण या सारांश की बात की गई है, धारा नंबर 35 से 38 तक। तो ये आपकी हो गए अध्याय, क्या हो गए? 7 अध्याय हो गए। तो इन अध्यायों को हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि डिटेल में हम सोच रहे हैं एक ही वीडियो में आपकी धारा 1 से 38 तक का खत्म कर दिया जाए। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमारे 7 अध्याय हैं, तो हमने 7 अध्यायों को जाना, उसमें देखा था धाराएं 38 हैं, तो इसी के अंतर्गत हम सारी धाराओं को भी पढ़ेंगे। तो एक आपका बच रहा है अनुसूची 1। ओके, अनुसूची 1 हमने बताया कि उसमें क्या है, तो हम ये आज देख लेते हैं कि अनुसूची 1 में कौन सी बातें बताई गई हैं। बाकी धाराओं को हम और अध्यायों को हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, चलिए हम पहले अनुसूची को जान लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अनुसूची की। तो हमने क्या पीछे बताया था कि आरटी एक्ट 2009 में केवल एक अनुसूची का उल्लेख किया गया है, उसी अनुसूची के बारे में हम जानेंगे। तो ये भी चीज़ें पूछा जा सकता है कि आरटी एक्ट 2009 में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, तो केवल एक अनुसूची का उल्लेख किया गया है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक कक्षा के लिए क्या बताया गया है, प्राथमिक स्तर के लिए क्या क्या बताया गया। तो इसमें कहा गया है कि प्राथमिक कक्षा के लिए संपूर्ण वर्ष में जो है शिक्षण दिवस कितने होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें प्राथमिक स्तर के लिए कहा गया है कि संपूर्ण वर्ष में शिक्षण दिवस। ओके, शिक्षण दिवस कितने होंगे, तो संपूर्ण वर्ष में शिक्षण दिवस होंगे आपके 200 दिन। ओके, शिक्षण दिवस कितने? 200 होंगे। अगर शैक्षणिक घंटे कहा जाए तो शैक्षणिक घंटे 8 होंगे, यानी शिक्षण घंटे यानी कितने घंटे बच्चों को साल भर में पढ़ाया जाएगा, शैक्षणिक घंटे 800 घंटे। ओके, तो ये हमने देखा 800 घंटे हो गए, ये हमारा हो गया प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर की हमने बात की कि संपूर्ण वर्ष में अगर शिक्षण दिवस की बात करें तो 200 दिन होंगे शिक्षण दिवस, और शैक्षणिक घंटों की बात करें तो 800 घंटे होंगे। ओके, 200 दिन यहाँ लिख देते हैं। अगर हम यहीं पे अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हम बात करें तो संपूर्ण वर्ष में जो आपके शिक्षण दिवस हैं, यानी कि शैक्षणिक जो दिवस हैं, वो आपके होंगे 220 दिन। और घंटे कितने होंगे? शिक्षण दिवस यानी कि शैक्षणिक दिवस कितने होंगे? शिक्षण दिवस ये होंगे आपके 220 दिन। अगर घंटों की बात करें तो शैक्षणिक घंटों की बात करें तो पूरे 1000 घंटे होंगे आपके शैक्षणिक घंटे, 1000 घंटे। तो इतनी चीज़ें आपकी प्राइमरी के लिए बताई गई हैं अनुसूची 1 में, और इतनी चीज़ें बताई गई हैं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। तो हमने प्राथमिक स्तर के लिए जाना कि 200 दिन साल भर में पढ़ाया जाएगा, कुल मिला के 800 घंटे साल भर में। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हमने देखा कि 220 दिन यानी कि कुल मिला के 1000 घंटे पढ़ाया गया। तो प्राथमिक स्तर यानी कि आप जानते हैं कक्षा 1 से 5 होता है यहाँ पे, तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बता देते हैं। और यहाँ पे 6 से 8 होता है कक्षा। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ हम और जानते हैं, तो इसमें हमें एक चीज़ और जानी है। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह कार्य 45 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि प्रत्येक अध्यापक को, ओके, प्रत्येक अध्यापक जो है, प्रत्येक अध्यापक एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। इन सभी आंकड़ों को नोट करिएगा, 45 घंटे कार्य करेगा। और इसमें क्या ही नहीं, 45 घंटों में उसके तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे, तैयारी के घंटे भी उसी में, अलग से नहीं, तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे, घंटे भी
शामिल होंगे। ओके, तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी कि हर एक अध्यापक जो है एक सप्ताह में कुल मिला के 45 घंटे कार्य करेगा और उसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे इन्हीं 45 घंटों में। तो आगे एक पॉइंट और है आपका, तो आगे एक पॉइंट को और देख लीजिए, यानी कि कार्य करेगा यानी कि शिक्षण कार्य करेगा। यहाँ पे शिक्षण कार्य लिख लीजिए, शिक्षण कार्य करवाया जाएगा एक शिक्षक से एक सप्ताह में 45 दिन। अगर हम बात करें कि अगर किसी स्कूल में, ओके, किसी भी विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी हैं, किसी भी विद्यालय में अगर 150 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी अगर हैं तो यहाँ पर एक हेडमास्टर रखा जाएगा। ओके, विद्यार्थी हैं तो क्या रखा जाएगा यहाँ पर एक हेडमास्टर रखा जाएगा, यानी कि एक प्रिंसिपल रखा जाएगा, हेडमास्टर रखा जाएगा। अगर 150 बच्चे हैं तो रखा जाएगा, नहीं तो इंचार्ज से काम चल जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा है कि किसी भी विद्यालय में अगर कम से कम 150 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर एक पूर्णकालिक, वैसे इंचार्ज होता है तो ये पूर्णकालिक हेडमास्टर क्या होगा, पूर्णकालिक। हम इसको एक बार और जानते हैं, बस यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। चलिए, तो हमने इससे पहले अध्यायों को देख लिया था, आपने देखा होगा कि हमने अध्यायों को देखा। बाकी चीज़ों अब हम देखते हैं कि अनुसूची एक आपकी RTE एक्ट 2009 में केवल एक ही अनुसूची का उल्लेख है। तो उस देखिए अनुसूची में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें प्राथमिक स्तर के लिए बताया गया है कि संपूर्ण वर्ष में जो है शैक्षणिक दिवस होगा आपका वो 200 दिन का होगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बने हैं। और कुल मिला के 200 दिन पढ़ाए जाएंगे बच्चे प्राथमिक स्तर पर, और उनके लिए कुल घंटे कितने प्रोवाइड किए जाएंगे, 800 घंटे, यानी कि 200 दिन 800 घंटे प्राथमिक स्तर के लिए हो गया। अगर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, यानी कक्षा 1 से 8 कर के लिए, तो संपूर्ण वर्ष में शिक्षण दिवस आपके 220 दिन हो जाएंगे। 220 दिन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा और कुल शैक्षणिक घंटे कितने होंगे आपके, 1000 घंटे होंगे। 200 दिन पे 1000 घंटे उच्च प्राथमिक स्तर के लिए और 200 दिन पे 800 घंटे प्राथमिक स्तर के लिए। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक अध्यापक से एक सप्ताह में 45 घंटे का शिक्षण कार्य कराया जाएगा। ओके, प्रत्येक अध्यापक से एक सप्ताह में कुल मिला के 45 घंटे का शिक्षण कार्य कराया जाएगा और इसमें उनके तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे, उनको अलग से नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, तैयारी के घंटे भी इसी में शामिल हुए, कोई अलग से उनको समय इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। और आगे हम बात करते हैं कि किसी भी विद्यालय में कम से कम 150 अगर विद्यार्थी हैं, ओके, कम से कम अगर 150 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर एक हेडमास्टर रखा जाएगा, क्या, पूर्णकालिक हेडमास्टर रखा जाएगा, पूर्णकालिक। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। आज हम इतना ही जानेंगे और बाकी धाराओं को हम कल समझेंगे क्योंकि धाराएं बहुत सारी हैं। तो बाकी फुटकर जितनी चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो हमने आज के वीडियो में समझ ली, इसके बारे में पूरा जाना और अनुसूची के बारे में जाना। अब हमें सिर्फ धाराओं को पढ़ना है कि कौन सी धाराओं में क्या चीज़ें कही गई हैं RTE एक्ट 2009 में आपकी। तो आई होप आपको क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने राय भी दीजिए कि कैसे क्या होना चाहिए और अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसके, क्योंकि यहाँ से RTE एक्ट 2009 का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा ज़रूर। चलिए, इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, और जो क्वेश्चन कराएंगे उसकी आपको वहाँ पे PDF भी दे दी जाएगी जब क्वेश्चन कराया जाएगा। बाकी इस क्लास को तो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई PDF नहीं है आप। तो ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, आई होप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।